सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस का इम्पोर्टेंट डाटा है। सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो MS एक्सेस यानी कि पहले जो हमारे 7 चैप्टर हैं उनके रिलेटेड हैं, और बाकी फिर सी लैंग्वेज की फ़ाइल में अलग से आपको जो है वो शो करवा देता हूँ। एक्चुअली इसमें हमने ये है कि MS एक्सेस के वो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो वैसे एक चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी निकाले, और साथ में जो पास्ट पेपर से रिलेटेड डाटा ये वो है। तो ये कोई आप स्पेसिफिकली इसको गेस कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट डाटा है, डेफिनेटली हमें इसको कंसिडर करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं जस्ट गो थ्रू करवाऊँगा इसको। हाँ, इसमें एक चीज़ ये मैं बताना चाहूँगा कि चीज़ें जो हैं वो रैंडमली पड़ी हुई हैं। कुछ क्वेश्चन जो हैं वो चैप्टर नंबर 4 के 6 के बाद आ रहे हैं, 7 के बाद आ रहे हैं, इस तरह से। इस दफ़ा की पेयरिंग के अकॉर्डिंगली चैप्टर नंबर 3 से शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 5, 6 और 7 को कंसिडर करेंगे, और ये पास्ट पेपर का और इम्पोर्टेंट जो डाटा है आपका वो दोनों कंबाइंड है। सबसे पहले तो हमारे पास है जी डिफाइन फाइल और डाटा सेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फाइल का। हमें डेटाबेस के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं मैं इवन आपको वो बताना चाहूँगा कि हमें इन चीज़ों के बारे में लाजमी तौर पे पता होना चाहिए। जैसे कि हमें फ़ाइल का कॉन्सेप्ट, हमें टेबल का कॉन्सेप्ट पता हो, हमें टेबल के बारे में पता हो, ठीक है जी, हमें एंटिटी का पता हो। वैसे तो ये चैप्टर नंबर 3 का कॉन्सेप्ट है, लेकिन चैप्टर नंबर 3 से इस दफ़ा शॉर्ट नहीं आ रहा तो आप इसको बेशक स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये 4 बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है जी। ये बहुत ही बेसिक लेवल पर इनके बारे में क्वेश्चन आता है। उसके बाद है फिक्स्ड लेंथ फील्ड, यानी कि ये हम लोग जो डेटाबेस के ऊपर जब MS एक्सेस के अंदर हम टेबल बनाते हैं या फिर उसमें जो हम डाटा एंटर करते हैं उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाने के लिए हम लोग फिक्स्ड लेंथ फील्ड का जो है फीचर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा DBA, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज़ DBA या व्हाट इज़ DBA या व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ DBA, यानी कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। 2 तरह का क्वेश्चन होता है यहाँ पर। हमारे पास जो पर्सोनल्स है एक्चुअली हमें उनको कवर करना होता है। चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन होता है जिसमें वो कहता है जी DBA के बारे में बता दें, एंड यूज़र के बारे में बता दें। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है, उसमें यूज़र या एंड यूज़र के बारे में बता दें जो बंदा इस्तेमाल करता है। इसी तरीके से फिर हमारे पास हाइब्रिड डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज़ हैं चैप्टर नंबर 3 से। सॉरी, ये आप हाँ जी स्किप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ये क्योंकि हाइब्रिड डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज़ जो हैं ये आपका चैप्टर नंबर 3 का एक शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये पास्ट पेपर में से था शायद, इसलिए यहाँ पर लिखा गया। लिस्ट 4 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज़, ये भी वही सेम। व्हाट इज़ डिज़ाइन व्यू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिज़ाइन व्यू क्या होता है, डाटा शीट व्यू क्या होता है। डिज़ाइन व्यू के ऊपर हम लोग जो है वो बनाते हैं किसी भी डाटाबेस को, और डाटा शीट व्यू के ऊपर हम उसको मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। जब हम उसका व्यू लेते हैं तो हम मोस्टली डाटा शीट व्यू यूज़ करते हैं, और इसमें ये दोनों व्यूज़ बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपको इवन इसके बारे में MCQ भी आ सकता है कि जी हाउ मैनी व्यूज़ इन MS एक्सेस या इन डाटाबेस। तो हमें पता होना चाहिए कि कितने हैं हमारे पास, 2 है जी, ठीक है। तो ये आप लोगों को कंसिडर करना है कि ये इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके अलावा व्हाट आर द नॉर्मलीज ऑफ डाटाबेस, चैप्टर नंबर 4 से है। नेम्स ऑफ टाइप्स ऑफ फॉर्म, हमें इस फॉर्म की डेफिनेशन पता होनी चाहिए और सब फॉर्म की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इवन सब फॉर्म की या फॉर्म की कितनी टाइप्स है हमें वो पता होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। इसके अलावा व्हाट इज़ 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to many, many to many, इनके बारे में पता होना चाहिए। वैसे ये चैप्टर नंबर 3 का कॉन्सेप्ट है, आपको हाँ शॉर्ट MCQs में जो है वो ये असिस्ट कर सकता है, इसलिए आप लाजमी तौर पे इसको तैयार करें। इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल चैप्टर नंबर 1 का शॉर्ट है, ठीक है जी। हमें फ़ाइल टाइप्स तैयार की हुई हैं, उसमें मास्टर फाइल है, ट्रांजैक्शनल फाइल है, या फिर हमारे पास अगर हम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डाटा फाइल है, प्रोग्राम फाइल है। स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से देखें तो सीक्वेंशियल है, रैंडम है, इंडेक्स सीक्वेंशियल है। तो हम यहाँ पर इंडेक्स सीक्वेंशियल यानी कि स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बात कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ ये शॉर्ट क्वेश्चन अगर आया हुआ है तो इसका मतलब है कि बाकी के भी मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शनल फाइल, आपको वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए आपको ये सारा जो है वो टॉपिक तैयार करना चाहिए चैप्टर नंबर 1 का। व्हाट इज़ कंट्रोल की या व्हाट इज़ सॉर्ट की, ये एक ही क्वेश्चन है, ठीक है जी। सॉर्टिंग करने के लिए हम कंट्रोल की को ही इस्तेमाल करते हैं, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है चैप्टर नंबर 2 से। व्हाट इज़ अ फॉरेन की, इसीलिए आपने प्राइमरी की भी तैयार करें, फॉरेन की भी तैयार हो, सेकेंडरी की भी तैयार हो, मीन्स के कीज़ में से एक क्वेश्चन आपका मस्ट है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी तौर पे यहाँ से पूछा जाएगा। हाँ, वो प्राइमरी की से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पूछ सकता है आसान लफ्ज़ों में कि आपको ये चैप्टर लाजमी तौर पे ये वाला टॉपिक आपको नहीं छोड़ना। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म चैप्टर नंबर 4 से। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरह से नहीं आएगा, मोस्टली इस तरह से नहीं आता कि जी डिफाइन 1 NF, नो। वो कहता है कि हाउ टू अचीव द सेकंड नॉर्मल फॉर्म,
या हाउ टू अचीव द थर्ड नॉर्मल फॉर्म, या फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से क्वेश्चन आ जाता होता है कि जी व्हाट आर द रिपीटिंग ग्रुप्स। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, तो आपको ये हर लिहाज से इस तरीके से प्रिपेयर होकर जाना है। डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी की मैं एक चीज़ यहाँ पर रोक के बता दूं कि मैं कोई आपसे गेस शेयर नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चंस आएंगे, मैं जस्ट आपको जो इंपॉर्टेंट डाटा है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि किस क्वेश्चन किस तरह से शिफ्ट करके आ सकता है। हाँ, अगर किसी को वैसे इंपॉर्टेंट डाटा के तौर पे ये डाटा चाहिए तो डेफिनेटली मैं उसको फाइल भेज भी दूंगा, इवन आप इसके स्क्रीनशॉट्स लेने। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी की क्या होता है जी, ये सारे कीज़ के कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से पढ़े, ठीक है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ये तकरीबन चैप्टर नंबर 2 के सारे कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन कार्डिनैलिटी एंड मोडालिटी, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 3 का कॉन्सेप्ट है, आप बेशक इसको स्किप कर सकते हैं। व्हाट इज़ रिपोर्ट, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिपोर्ट क्या है, पर्पस ऑफ रिपोर्ट क्या है, यूजेस ऑफ रिपोर्ट क्या है, या एडवांटेजेस ऑफ रिपोर्ट क्या है। ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है, ये 4 तरह से ये क्वेश्चन आता होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द रिपीटिंग ग्रुप्स, समझ लीजिए ये हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की ही बात कर रहे हैं, या हाउ टू मूव द रिपीटिंग ग्रुप्स विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म टू अचीव द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 से जो है वो मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और इस दफ़ा की पेयरिंग के अकॉर्डिंगली भी वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। डिफाइन डाटा कैप्चरिंग, ये बेसिकली सबसे पहले हम लोग जब मैनिपुलेशंस करते हैं तो सबसे पहले डाटा को कैप्चर करते हैं, फेच करते हैं, डाटा को हासिल करते हैं एंड देन हम उसको आगे मूव करते हैं। क्रॉस टैब क्यूरीज और पैरामेट्रिक क्यूरीज, इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस आ जाता होता है या इन दोनों की डेफिनेशन इकट्ठी इसी तरह से क्वेश्चन आ जाता होता है कि जी बताएं क्रॉस टैब क्यूरीज क्या है, पैरामेट्रिक क्यूरीज क्या है, ये क्यूरीज की टाइप्स हैं। या आपको वैसे कह देता है कि जी लिस्ट द नेम्स ऑफ क्यूरी टाइप्स, तो क्यूरी की टाइप्स के नाम बताने हैं आपने। और डिफाइन डाटा इंटेग्रिटी, फिर से चैप्टर नंबर 4, व्हाट इज़ एंटिटी इंटेग्रिटी। एंटिटी इंटेग्रिटी और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी हमारी ये 2 तरह की हम लोगों ने ये 2 फीचर अचीव करने होते हैं नॉर्मलाइजेशन से पहले, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका दोनों आपके बड़े इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस भी आ सकता है लेकिन मोस्टली जो है वो एंटिटी इंटेग्रिटी और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी अलग से क्वेश्चन आते हैं। वैसे डाटा इंटेग्रिटी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एमसीक्यू में भी कवर हो सकता है। डाटा रिडंडेंसी क्या होता है, यहाँ पे ये एक अक्सर क्वेश्चन आ जाता होता है इसके साथ। उसके अलावा व्हाट आर टूल बार, स्टेटस बार एंड मेन्यू बार। अब ये आपका चैप्टर नंबर 6-7 के कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें हम लोगों ने सिर्फ एमएस एक्सेस की विंडो, टेबल, क्यूरीज, इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करने, तो यहाँ पर मोस्टली क्वेश्चंस वही होंगे, कुछ अगर ऊपर से रिपीट करते हैं तो मैं वो बता देता हूँ। तो ये सिर्फ आपने जी बताना है टूल बार क्या होता है, सिंपल सी डेफिनेशन उसकी बतानी है। स्टेटस बार क्या होता है, ये जैसे आपको शो हो रहा है ना एमएस, ये तो फिलहाल मैं एमएस वर्ड यूज़ कर रहा हूँ लेकिन ये आपके पास टूल बार है सारा, ठीक है। इसी तरीके से ये स्टेटस बार नीचे, ये स्टेटस बार होती है। इसी तरीके से एमएस एक्सेस में भी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे आपने फॉलो करना है, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि जैसे एमएस वर्ड में ये स्टेटस बार है जो हमें नंबर ऑफ वर्ड्स बता रहा है कितने लिखे हुए हैं, किस पेज पे हैं हम, इसी तरह से एमएस एक्सेस के अंदर भी स्टेटस बार होता है। और मेन्यू बार, यहाँ पे ये जो आपको वर्ड्स शो हो रहे हैं ये सारे मेन्यूज है आपके, ठीक है। तो एमएस एक्सेस में भी इसी तरह से होता है। डिफाइन द व्यू, व्यू एक जो है वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए कि व्यू हम लोग क्यों क्रिएट करते हैं डेटाबेस के ऊपर। जब हम लोगों ने किसी भी टेबल के ऊपर कुछ मैनिपुलेशंस करनी हो, कुछ एक्शंस परफॉर्म करने हो और हम ये चाहें कि हमारा एक्चुअल टेबल भी नुकसान में ना जाए, हम लोग व्यू क्रिएट कर लेते हैं। तो ये व्यू का कॉन्सेप्ट इंतहाई इंपॉर्टेंट है, एक वर्चुअल टेबल को भी कह सकते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 28 है जी व्हाट इज़ कॉलमनर फॉर्म। कॉलमनर फॉर्म, जो कॉलमनर फॉर्म होता है ना, ये हमें एक्चुअली एक वक्त में किसी एक बंदे का एक रिकॉर्ड शो करवाता है। सिंगल पर्सन के का रिकॉर्ड चेक करने के लिए ना हम लोग कॉलमनर फॉर्म यूज़ करते हैं। ये चंद एक फॉर्म की टाइप्स हैं, ऊपर क्वेश्चन आया भी था कि टाइप्स ऑफ फॉर्म बताएं, तो कॉलमनर फॉर्म, इसके अलावा बाकी के टाइप्स पढ़ें, ये इंपॉर्टेंट है इंतहाई, आपका बहुत दफ़ा एमसीक्यू में आ चुका है। इसके अलावा ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से भी बहुत, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि इंतहा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप इसको तैयार करेंगे। व्हाट इज़ होमोनिम। अब ये देखिए जी, ये आपके इश्यूज़ हैं जो आपको डेटाबेस के अंदर आते हैं, जैसे कि सिनोनिम का प्रॉब्लम आ गया, होमोनिम का इशू आ गया, डाटा रिडंडेंसी का इशू आ गया। तो ये सारे इश्यूज़ जो हैं वो चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड है। इन शॉर्ट मैं तो बोलूँगा कि चैप्टर नंबर 4 के लिए कोई इंपॉर्टेंट डाटा ना देखा जाए, उसको सारा तैयार किया जाए। व्हाट इज़ मीन बाय डिग्री ऑफ रिलेशन, आपके नंबर ऑफ कॉलम्स को जो है हम डिग्री ऑफ रिलेशन कहते हैं। एक टेबल के अंदर जितने कॉलम्स होते हैं वो आपका डिग्री ऑफ रिलेशन कहलाता है, ठीक है जी। इसके अलावा व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी इसलिए ज़रूरी होती है, चैप्टर नंबर 3 का कॉन्सेप्ट है, आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन फिजिबिलिटी स्टडी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है ताकि हम डाटाबेस को बनाने से पहले उसके बारे में सारी चीज़ें, उसका एनालिसिस कर चुके हों। व्हाट इज़ डाटाबेस विजिट।
डेटाबेस विज़ार्ड क्या होता है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। डिफाइन डेटा रिडंडेंसी मैं पहले बता चुका हूँ। मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शनल फाइल, फिर चैप्टर नंबर 1 का कॉन्सेप्ट आ गया, लेकिन मैंने ये सारे यहाँ पे लिख दिए। डाटा फाइल, प्रोग्राम फाइल क्या होता है, या लिस्ट। इसके बाद आ गया लिस्ट 3 मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग टेबल इन MS एक्सेस। टेबल मॉडिफिकेशन के मेथड, टेबल को क्रिएट करने के मेथड, ये 2 क्वेश्चंस इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। आप 38 क्वेश्चन के तौर पे आप लाजमी तौर पे जो मॉडिफिकेशन के मेथड हैं टेबल के, वो भी लाजमी तौर पे तैयार करें। मॉडिफिकेशन मेथड्स ऑफ अ टेबल, ठीक है, इन डेटाबेस। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। चैप्टर नंबर 6 क्योंकि पेयरिंग का हिस्सा है, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वहाँ से, तो ये लॉन्ग में बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन्स, ठीक है। और शॉर्ट में तो खैर इनके जस्ट आपने नाम लिखने हैं सिर्फ। ये MS एक्सेस का आपका इंपॉर्टेंट डाटा था। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। सी लैंग्वेज के रिलेटेड चंद एक चीज़ें हैं वो आपसे डिस्कस करनी है। सी लैंग्वेज चैप्टर नंबर 8 से ऑनवर्ड, 9 से कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मेन फंक्शन इन सी। आपके स्ट्रक्चर है जी, 3 तरह का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अंदर 3 कंपोनेंट हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यानी कि हेडर फाइल्स, एक प्रोग्राम की बात हो रही है ना, उसमें पहला हिस्सा होता है उसका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स वाला यानी कि हेडर सेक्शन। नंबर 2 पे फिर मेन फंक्शन आता है, और नंबर 3 पे आता है उसका बॉडी फंक्शन। तीनों के हवाले से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आप ओवरऑल जो है उसमें व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मेन फंक्शन, ये लाजमी तैयार करें। मेन फंक्शन आपका वो पॉइंट होता है जहाँ से आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। ये चैप्टर नंबर 8 का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डिफरेंस बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड, बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट। सोर्स कोड जो हम सी लैंग्वेज का या किसी भी लैंग्वेज का कोड लिखते हैं, और जब उसको बाइनरी डाटा में कन्वर्ट किया जाता है तो वो ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है। हेडर फाइल क्या होती है? हेडर फाइल हमारी जो हम लोग हेडर सेक्शन में इंक्लूड करते हैं, जैसे कि उसके लिए हैश इंक्लूड का अक्सर हम लोग सिंटैक्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपकी stdio.header की फाइल है, ठीक है, तो वो वही आपकी हेडर फाइल। आप उसमें एग्जांपल देंगे stdio.header की। मैं इसको फिलहाल यहाँ पे रेस कर रहा हूँ ताकि मेरी फाइल ख़राब ना हो, आप लोगों को ही भेजनी है, तो लेकिन आपको इस तरह से पता होना चाहिए, इसकी एग्जांपल आपने साथ लाजमी देनी है। डिस्क्राइब ब्रीफली ओवरव्यू एंड हिस्ट्री ऑफ सी। देखें जी, हिस्ट्री ऑफ सी बतानी है थोड़ी सी। डेनिस रिची ने 1972 में इसको बेल लैब्स के अंदर इन्वेंट किया। पहले ये बी लैंग्वेज थी, केन थॉमसन ने इन्वेंट किया था, एंड देन इसको अपडेट करके डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज बना दिया। IDE के बारे में बताएं। आप लोग IDE यूज़ करते हो अपने सिलेबस के मुताबिक टर्बो C++, लेकिन मोस्टली आप लोगों को प्रैक्टिकल्स के लिए डेव C++ पे या कोड ब्लॉक्स के ऊपर काम करवाया जाता है, या Visual Studio पे काम करवाया जाता है। खैर, आप लोगों को पता होना चाहिए कि IDE क्या होता है, जिसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, कंपाइलर, आपका डिबगर और आपका एडिटर, जिसके ऊपर कोड आप लिखते हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लिंकर और लोडर क्या होता है जी? दोनों में फ़र्क आ जाता है अक्सर। डिफरेंस बिटवीन द लिंकिंग प्रोसेस एंड द लोडिंग प्रोसेस, डिफरेंस बिटवीन द लिंकर एंड लोडर, डिस्क्राइब द लिंकर एंड लोडर, डिफाइन द लिंकर एंड लोडर। ये क्वेश्चन बहुत सारे तरीक़ों से आता है। सिंपल एक चीज़ भी आ सकती है। खैर, ऑब्जेक्ट कोड के बाद, ऑब्जेक्ट कोड जब हमारा रेडी होता है तो उसके अंदर फर्दर लिंकिंग प्रोसेस आता है। आप लोग डेफिनेटली मैं अब यहाँ पर आपको आंसर हर चीज़ का नहीं कर सकता, हम जस्ट इंपॉर्टेंट डाटा डिस्कस कर रहे हैं कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो वरना वो बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगी वीडियो। चैप्टर नंबर 8 का कॉन्सेप्ट है, मेमोरी के ऊपर लोड करने के लिए लोडर इस्तेमाल होता है। ये देखिए यहाँ पे आ भी गया, मैंने इवन इसको अलग से कर भी दिया। जबकि ये देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 6, 7 आप 2 काउंट नहीं करेंगे, आप इसको सिंगल काउंट करोगे, लेकिन फिर भी मैंने अलग से क्वेश्चन दे दिया क्योंकि ये है ही बड़ा इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ लिंकिंग का प्रोग्राम, ठीक है जी। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, हैश इंक्लूड डायरेक्टिव क्या होती है, आपको ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। ये एक ही क्वेश्चन होगा, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स या हैश इंक्लूड। कॉन्स्टेंट मैक्रो, तो ये हम काम ये यूज़ करते हैं जब हम लोगों ने थ्रू आउट द प्रोग्राम, अगर आपकी कोई चीज़ चेंज नहीं होती तो वो सिर्फ कांस्टेंट होता है, उसके लिए हम मैक्रो का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स और मेन फंक्शन के दरमियान में हम मैक्रो डिक्लेयर करते हैं चैप्टर नंबर 8 से। व्हाट आर डिलिमिटर्स, यानी कि जो हम करली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द यूज़, आप बनाकर भी दिखाओगे, कुछ छोटा सा प्रोग्राम बना दो उसमें डिलिमिटर्स यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टर्बो C++, डेफिनेटली सी लैंग्वेज का और C++ दोनों का कोड करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फाइल को सेव करने का मेथड बता दें, F2 का कीवर्ड बता दें लाजमी तौर पे। व्हाट इज़ गार्बेज वैल्यू, जो हमारा लेटेस्ट वेरिएबल होता है, जो हम उसको लेटेस्ट वैल्यू देते हैं तो वो प्रीवियस वैल्यू को मेमोरी से जब आउट करता है तो वो गार्बेज वैल्यू कहलाती है। सिंटैक्स एरर, जब हम ग्रामेटिकल सिंटैक्स ठीक से फॉलो नहीं करते तो उसको सिंटैक्स एरर कहते हैं, एंड सो ऑन। इसी तरीके से अब नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन हैं जी। व्हाट इज़ लॉजिकल एरर, व्हाई इज़ डिफ़िकल्ट टू एरर लोकेट दिस एरर। सॉरी, ये उसी चैप्टर से है कि लॉजिकल एरर क्या होती है और उसको लोकेट करना क्यों मुश्किल है, ठीक है। लॉजिकल एरर क्योंकि ह्यूमन एरर होती है, असल में ये प्रोग्राम कंप्यूटर की तरफ से एरर है नहीं, इसलिए इसको लोकेट करना मुश्किल होता है।
डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये तो अभी इसके 2-3 क्वेश्चन और पढ़े हैं जी। तो स्ट्रक्चर्ड में जैसे कि सी लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपकी अनस्ट्रक्चर्ड होती हैं, जिनमें कोई फंक्शंस, कोई क्लास, कोई जो है आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट नहीं होता, उसमें स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल नहीं किए जाते, कोड रैंडमली लिखा जाता है, उसको अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज में फ़र्क क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आप तैयार करेंगे। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में फ़र्क क्या है? ठीक है जी, ये दोनों का डिफरेंस आप इसकी बेशक एग्जांपल भी दें साथ। गेट करैक्टर और गेट करैक्टर ई, यानी कि इसको गेट्स भी लोग पढ़ते हैं, लेकिन गेट करैक्टर एंड गेट करैक्टर ई यानी कि इको, दोनों के साइंटेक्स भी लिखेंगे, डेफिनेशन भी लिखेंगे। एग्जांपल प्रॉपर बेशक ना दें, सिर्फ साइंटेक्स लिखते हैं। एम्परसेंड साइन का स्कैनफ के फंक्शन में क्या काम होता है? एड्रेसिंग का काम होता है। आप डेफिनेशन भी लिखेंगे और साथ में आप लोग उसकी एग्जांपल भी दोगे। साइंटेक्स ऑफ प्रिंटफ एंड स्कैनफ, दोनों की डेफिनेशन, साथ में आप लोग उसका साइंटेक्स लाजमी लिखेंगे। साइंटेक्स के बगैर ये, बल्कि इवन सॉरी यहाँ पे तो है ही साइंटेक्स तो, लेकिन अगर ये वैसे भी आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रिंटफ एंड स्कैनफ, तो डेफिनेशन के साथ साइंटेक्स जरूरी होगा। व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर? फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल बताएंगे, टाइप्स बता देंगे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हम यूज़ करते हैं, %C, %D, मुख्तलिफ तरह के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स बता दें। व्हाट इज़ फील्ड विड्थ स्पेसिफायर? फील्ड विड्थ स्पेसिफायर क्या होता है? व्हाट यूज़ ऑफ एस्केप सीक्वेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी यहाँ से। यूज़ ऑफ एस्केप सीक्वेंस, एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करके दिखाएं। न्यू लाइन का, टैब का कर दें, \A का कर दें। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है? अब ये आपका है जी सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है चैप्टर नंबर 11 से। आप लोगों के पास 3 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं, सिलेक्शन, रेपिटेशनल, सीक्वेंशियल। कोई भी शॉर्ट में आ सकता है, लेकिन सीक्वेंशियल बहुत बार आया हुआ है इस तरह से कि सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर जो है ये डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर क्यों कंसिडर किया जाता है? देखें जी, ये डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर इसलिए कंसिडर किया जाता है क्यों? क्योंकि ये आपके प्रोग्राम का जो नेचुरल फ्लो होता है ना, जो आप लाइन नंबर्स देते हो, ये वही फॉलो करता है, इसलिए हम इसको जो है वो डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर, कंट्रोल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर की ओवरऑल डेफिनेशन है, जब ये डेफिनेशन लिखेंगे तो तीनों तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के नाम लिख दोगे आप नीचे। साइंटेक्स आ सकता है, इफ़ का, इफ़ एल्स का, स्विच का, सबके साइंटेक्स तैयार करें लाजमी तौर पे, लूप्स के लाजमी तैयार करें। व्हाट इज़ कंडीशनल ऑपरेटर, इसका साइंटेक्स भी तैयार हो और कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में वैसे पता हो कि क्या चीज़ होती है, एग्जाम्पल के साथ आपने इसको कवर करना है। गो टू स्टेटमेंट क्या होती है? गो टू की स्टेटमेंट, उसका इस्तेमाल आना चाहिए, उसका साइंटेक्स आना चाहिए, डेफिनेशन आनी चाहिए। एग्जाम्पल अगर नहीं आएगी तो नहीं लिखेंगे, अगर कहा जाएगा तो लिखेंगे, वरना सिर्फ डेफिनेशन और साथ में साइंटेक्स। नेस्टेड लूप की डेफिनेशन, साथ में साइंटेक्स। ये चैप्टर नंबर 12 के कॉन्सेप्ट है सारे। साइंटेक्स फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल, मतलब कोई भी आ सकता है, मैं नहीं कहा कि एक आएगा, लेकिन पर्टिकुलरली साइंटेक्स का क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। सेंटिनल वैल्यू जो वाइल लूप में हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्सेप्ट, जिस वैल्यू पे आपकी कंडीशन जाके ब्रेक होती है, फॉल्स होती है, या फिर काउंटर कंट्रोल लूप जिसमें हम लोग खास करके अपना कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, वेरिएबल यूज़ करते हैं जो हमारे प्रोग्राम को आगे काउंट उसका बढ़ाता है। ठीक है, जैसे कि हम फॉर लूप में i++ इस्तेमाल कर लेते हैं। लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल, ये दोनों चीज़ें क्या है? देखिए जी, ये नेक्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। लोकल वेरिएबल जो हम लोग किसी भी फंक्शन की बॉडी के अंदर बनाते हैं, और ग्लोबल वेरिएबल जो फंक्शन की बॉडी के बाहर बनता है। एग्जाम्पल लाजमी देंगे, यानी कि साइंटेक्स तो नहीं कह सकते, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे आप उसको डमी डाटा थोड़ा सा दिखा देंगे। लाइफ टाइम, इसका डेफिनेटली लोकल वेरिएबल का जब तक प्रोग्राम है, और जो आपका ग्लोबल वेरिएबल है जब तक आपका पूरा फंक्शन प्रोग्राम, ग्लोबल वेरिएबल में जब तक हमारा प्रोग्राम चल रहा है वो वेरिएबल हमारा क्रिएटेड रहता है, जबकि लोकल वेरिएबल की बात करें तो सिर्फ उस फंक्शन की हद तक उसका लाइफ टाइम होता है। रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है? रिटर्न स्टेटमेंट्स अगर हमारे पास मल्टीपल हों तो कितने चलते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आता होता है। ठीक है जी, तो रिटर्न स्टेटमेंट हम लोग जो है वो किसी भी फंक्शन से वैल्यू का आंसर देने के लिए, आंसर रिटर्न करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज़ ब्रेक स्टेटमेंट? अपने प्रोग्राम को किसी एक फर्दर एक स्पेसिफिक पोर्शन के ऊपर ब्रेक करने के लिए, स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। और व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ, और याद रखिएगा कि ये एक स्पेसिफिक फंक्शन से बाहर आ जाएगा, सिर्फ आपका पूरा प्रोग्राम ख़त्म नहीं कर देगा। व्हाट इज़ ब्रेक स्टेटमेंट? ब्रेक स्टेटमेंट में ये होता है जैसे हम केस में इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम स्विच में इस्तेमाल करते हैं, तो जहाँ पे ब्रेक चलता है जस्ट वो पर्टिकुलर लाइन जो है या वो फंक्शन जो है वो स्टॉप कर जाता है बस। ठीक है, बाकी का सारा आपका जो प्रोग्राम है वो चलेगा, ऐसा नहीं कि प्रोग्राम सारा खत्म हो जाएगा। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट? ठीक है जी, चीज़ों को दोबारा से कंटिन्यू करने के लिए, प्रोग्राम को दोबारा से रीन्यू करने के लिए हम लोग कंटिन्यू का स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। डिफाइन, यूज़र डिफाइंड और बिल्ट इन फंक्शंस, दोनों फंक्शन की 2 टाइप्स होती हैं, आपको MCQ भी आ सकता है। इसके अलावा स्ट्रीम क्या है जी, चैप्टर नंबर 14 के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और सिंपल 4 क्वेश्चन लिखे हैं बहुत जो है आसान करके। टेक्स्ट फाइल क्या है?
बाइनरी स्ट्रीम क्या है, यहाँ पे आप ऐड कर लें कि टेक्स्ट स्ट्रीम के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, पर्टिकुलरली व्हाट इज़ टेक्स्ट स्ट्रीम, ठीक है, या एंड ऑफ फाइल आ सकता है। तो ये मैंने ऐड किए हैं, आप लाजमी तौर पे इसको देखिएगा। व्हाट इज़ बाइनरी स्ट्रीम, टेक्स्ट स्ट्रीम, एंड ऑफ फाइल करैक्टर क्या होता है, यूज़ ऑफ एंड ऑफ फाइल करैक्टर क्या होता है, या एफ ओपन फंक्शन और एफ क्लोज फंक्शन के बारे में सवाल आ जाता है। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इनको बहुत ज़्यादा जो है वो टफ ना करें। छोटी छोटी चीज़ों को स्किप करना जो है वो मुनासिब नहीं है, लाजमी तौर पे इन सब चीज़ों को कंसिडर करें। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जी आप लाजमी तौर पे प्रैक्टिस करें अपने जो वो ढूंढने वाले जो क्वेश्चन है आपके, एरर फाइंड आउट करने वाले और आउटपुट निकालने वाले। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि वो निकालने कैसे हैं, उनको हल करना बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसका वो बड़ी एक स्किल है। आपको एरर का कोड मिलता है, सिंपली उसको ऑब्जर्व करें जी। आपको पता होना चाहिए, आपके पास कॉन्सेप्ट होने चाहिए कि जो भी उसमें कीवर्ड्स यूज़ किए गए हैं, रिजर्व वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, वो हमेशा स्मॉल केस लेटर में हो, ठीक है। अगर वो स्मॉल केस लेटर्स में नहीं है तो मीन्स के वहाँ पे एरर है। फिर इसके अलावा स्टेटमेंट टर्मिनेटर की गलती दी जाती है, अक्सर सेमीकोलन मिस किया होता है। फिर डबल कोड जो प्रिंटफ के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली इसका एरर दिया होता है, ठीक है। या फिर वेरिएबल्स को क्रिएट करते वक्त कैपिटल कर दिया, बाद में इस्तेमाल करते वक्त हमने उसको स्मॉल केस लेटर में यूज़ कर दिया, मोस्टली इस तरह के इशूज़ होते हैं, ठीक है। तो सिंटैक्स एरर तो यही होते हैं, या रन टाइम एरर बहुत कम प्रोड्यूस किया होता है आपके कोड के अंदर, या फिर लॉजिकल एरर होती है कि ह्यूमन एरर जो होती है उसको हमने सोल्व करना होता है, तो उसको कोड को जस्ट ऑब्जर्व करना है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी एरर फाइंडिंग वाला क्वेश्चन आएगा तो आप लोग हाउ मैनी नंबर ऑफ एरर्स एक तो ये बताएंगे, ताकि उसको पता चले कि आपको एग्जैक्ट इस चीज़ का अंदाज़ा है कि कितनी एरर्स थी, नंबर ऑफ एरर्स कितनी है ये बताएं। नंबर 2, उसमें उस कोड को करेक्ट कोड की हेडिंग दे के या राइट कोड की हेडिंग दे के और उसको आपने सोल्व करके, क्वेश्चन दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन मत लिखें, कोड मत लिखें, सिर्फ उसको क्वेश्चन पेपर से देखें, नंबर ऑफ एरर्स बताएं और करेक्ट कोड लिखकर उसको ख़त्म कर दें, बस सिंपल। इसके अलावा क्या हो सकता है जी, प्लस इसमें ऐड कर लें, अगर आप थोड़ा सा उसको 1 या 2 लाइनों में इसको डिस्क्राइब कर दें कि ये हमने चीज़ें चेंज की थी, ये इश्यूज़ थे और हमने इस तरीके से चेंज किया। आउटपुट वाला क्वेश्चन, अब मैं बड़े एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। प्रिंटफ की स्टेटमेंट आ गई, अब उसमें लिखा हुआ है जी कि आपने ना इसकी बतानी है हमें आउटपुट। सपोज कर एक सम का वेरिएबल प्रिंट हो रहा है। अब जिन लोगों को प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है उन बंदों को ये चीज़ समझ आ रही है, जिनको पता ही नहीं है इन चीज़ों का, जिन्होंने पढ़ा नहीं है बेटे, तो माजरत के साथ उनको असिस्ट नहीं किया जा सकता। अब ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ जी सम वेरिएबल प्रिंट हो रहा है, यानी कि असल में सम वेरिएबल प्रिंट हो रहा है, लेकिन प्रिंटिंग तो ये चीज़ करवा रही है ना। तो यहाँ पर देखें कि सिर्फ एक सिंपल %d यूज़ किया गया। इट मीन्स दैट सम का आंसर अगर 20 है ना, तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे, हम हेडिंग देंगे आउटपुट और नेक्स्ट लाइन पे, बेहतर तो ये कि नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे 20 इज़ द आंसर। बस लोग क्या करते हैं जी, लोग करते हैं सम इक्वल्स टू 20। ओ भाई, ये सम इक्वल्स टू अगर यहाँ लिखा होता ऐसे तो आप उसको अपनी आउटपुट का हिस्सा बनाएं, अदरवाइज आप अपने कोड को जो है उसके लॉजिकल मीनिंग्स यहाँ पे ट्रांसलेट मत करें, आप सिर्फ अपने एज इट इज़ जो आउटपुट है बस वो बताएं। होप्स हो कि ये आपको जो है बड़ा असिस्ट करेगी, वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। आप अच्छे तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व करें। कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, लाजमी तौर पे शॉर्ट क्वेश्चंस में 2 सेगमेंट रखें। शॉर्ट क्वेश्चन में हमेशा 2 सेगमेंट रखें, एक तो डेफिनेशन हो गई या डिस्क्रिप्शन, जो भी आपसे पूछा गया, ठीक है। वो क्वेश्चन डिपेंड करता है, जैसे कि यहाँ पे व्हाट इज़ बाइनरी स्ट्रीम, तो डेफिनेशन ही है ऑलमोस्ट, डिफाइन स्ट्रीम एग्जैक्टली डेफिनेशन है। व्हाट इज़ द लाइफ टाइम ऑफ लोकल, तो ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। डेफिनेटली लाइफ टाइम ऑफ लोकल वेरिएबल का कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं होगा, तो वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन दे दिया आपने। डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन के बाद आप लोगों ने लाजमी तौर पे क्या करना है, डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन के बाद प्लस अगर उसकी कुछ टाइप्स हैं उस चीज़ की, जो भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात हो रही है, टाइप्स लिखते हैं। या फिर उसमें अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही, प्रोग्रामिंग का कोई हिस्सा है, तो सिंटैक्स लिखते हैं, एग्जाम्पल दे दें, उसके नीचे कुछ उसकी लिस्ट कर दें टाइप्स, ठीक है जी। लेकिन आप कोशिश करें कि 2 सेगमेंट हो, आपके पूरे क्वेश्चन के 2 सेगमेंट, आंसर के 2 सेगमेंट हो, डेफिनेशन और डेफिनेशन के अलावा आपके पास क्या हो, हमारे पास डिस्क्रिप्शन दी हो, या डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन जो भी है, साथ में टाइप, सिंटैक्स, एग्जांपल, कोई चीज़ एक एक्स्ट्रा पॉइंट लाजमी तौर पे ऐड करें। शॉर्ट क्वेश्चन को आपने इस तरीके से ट्रीट करना है। होप्स हो कि ये आपके लिए बड़े काम की वीडियो होगी। अगर किसी चीज़ का कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला, कोई क्यूरी हो, तो आप एनी टाइम पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।